हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों को एक नया सा बुक यानी अर्थशास्त्र में। और आज से आपका यह अंतिम लास्ट सिलेबस होगा। एक एक करके सारा सिलेबस मैंने आपको सिर्फ हिंदी में 2 ही चैप्टर हुआ है, बाकी आपका पूरी तरह से सिलेबस समाप्त हो जाएगा। कुछ ग्रामर का सेक्शन बचा हुआ है तो वह हम लोग पढ़ाएंगे बहुत सुंदर से, क्योंकि संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर में जो बचा हुआ है, जो पोर्शन जैसे लेटर हो गया, एसेज हो गया, वह सब हम बहुत सुंदर से एग्जाम के समय बताएंगे, जो कि आपको आराम से जाकर लिख के आ जाना है। यह इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कह सकते हैं, यह आपका अंतिम बुक होगा और सिर्फ हिंदी में बचा हुआ है 10 चैप्टर। वह गदखंड का समझिए, वह हम बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। पदखंड का जो उसमें 2 हम बता चुके हैं, श्रम विभाजन, और एक और बता दिए हैं दूसरा चैप्टर, तो तीसरा चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यह अंतिम बुक होगा सिलेबस, और दिसंबर में वादा किया था और अक्टूबर में ही समाप्त होने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बहुत सुंदर से आज इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। जो बच्चा नहीं देखे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में सारा सब्जेक्ट बना हुआ है। अब आने वाला समय में हम लोग सब वन शॉट, जैसे मैथ का वन शॉट नहीं हुआ था तो वह वन शॉट हम आपको करके देंगे। उसके बाद एग्जाम के समय में हम क्या करेंगे, पूरे बुक का एक वीडियो डालेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा, आप बढ़ा कर जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देरी ना करते हुए हम सबसे पहले समझेंगे अर्थशास्त्र। यह आपका किताब का नाम है, इसका इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यह पढ़ेंगे, जबकि आपके बुक में नहीं दिया गया है। लेकिन हम आपको बताएंगे, जब बुक ही पढ़ना है अर्थशास्त्र, तो हम पहले यही जानेंगे अर्थशास्त्र होता क्या है। उसके बाद चैप्टर 1 में है आपका अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था क्या होता है आप लोग नहीं जान रहे हैं, यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या होता है। उसके बाद इसके विकास, विकास मतलब आप समझ रहे हैं डेवलपमेंट, सब में डेवलपमेंट होता है। और इतिहास मतलब होता है जो बीता हुआ घटना, और वन शॉट होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एकदम वन शॉट होगा। देरी ना करते हुए हम लोग सबसे पहले समझते हैं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तथा इसके जनक कौन है, यह हम लोग जानेंगे। जबकि ऐसा नहीं बताया जाता है, लेकिन हम पूरा बताएंगे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इसका जनक क्या है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। यहां लिखा हुआ अर्थशास्त्र सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो वस्तुओं, और वस्तु मतलब आप समझ रहे हैं कोई भी चीज वस्तु हो गया। वस्तु किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, वह आप समझ रहे हैं, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो। वस्तु जैसे मैं ये कलम से लिख रहा हूं, यह भी एक तरह की वस्तु है। आपका गेहूं, चावल, जो भी खाद्यान्न वस्तु, वह भी एक तरह की वस्तु है। तो वस्तु और सेवाएं, सेवाएं जैसे मैं आपको सेवा कर रहे हैं बैंकिंग सेवा में, अभी हम समझेंगे आगे चलकर सेवा किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, सबको हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ हम अर्थशास्त्र की परिभाषा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, यह अर्थशास्त्र किस में आता है, कौन सी विषय में, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन सॉरी बच्चों, जो वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग का अध्ययन कराती है। देखिए इसे अर्थशास्त्र से हमको क्या क्या ज्ञान मिलेगा। तो वस्तु, कोई भी वस्तु है उस, और सेवा के उत्पाद, वस्तु को कितना उत्पादन है और सेवा का कितना उत्पादन है, और उसको वितरण किस प्रकार से करेंगे, विनिमय किस प्रकार से करेंगे, आपको यह सब शब्द का मतलब बताएंगे। और उसका उपभोग का अध्ययन करते हैं, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ऐसा नहीं समझ में आया तो देखिए नीचे में लिखा हुआ है। इसके अभाव मतलब स्कार्सिटी, देखिए कभी कभी कहता है ना, कोई कहता है नहीं इसका स्कार्सिटी हो गया, मतलब कमी हो गया। स्कार्सिटी मतलब कमी, आप समझ सकते हैं, कमी। कहेंगे इसके अभाव का, इसके कमी का अध्ययन भी कहा जाता है। यह किसके कमी से, कोई भी वस्तु को स्कार्सिटी का अध्ययन भी कहा जा सकता है, कोई वस्तु की कमी का अध्ययन भी क्या कहा जा सकता है,
क्योंकि यह सीमित संसाधन का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्योंकि आपका सीमित मतलब कम संसाधन, संसाधन रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, आपका चैप्टर 1 में भूगोल में बहुत सुंदर से हम लोग बताए हुए हैं, बार बार संसाधन की परिभाषा दिए गए हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं, भूगोल का प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का, जाकर देख लेंगे तो समझ। सीमित संसाधन यानी कम संसाधन का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और इस पर केंद्रित है। इसमें व्यक्तियों, व्यवसायों और समाजों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को विश्लेषण किया जाता है कि वे संसाधन का आवंटन कैसे करेंगे। मतलब पूरी तरह से आप समझ जाइए, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है आपको, वस्तु और सेवाओं को उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग के अध्ययन करेंगे। कैसे हम लोग उपभोग करेंगे, उपयोग नहीं उपभोग, मतलब उपभोग करते हैं, जैसे भोजन करना हम लोग उपभोग करते हैं समझ गए। तो अर्थशास्त्र में विशेष आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना आप समझ लीजिए। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन कराती है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और अब सबसे सुंदर चीज, अर्थशास्त्र के जनक की भी जान लीजिए। कहेगा सबके एक पिताजी होता है, जैसे हम इतिहास के भी पिताजी देखे थे, राजनीतिक शास्त्र के भी पिता देखे थे, यानी जनक देखे। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की यदि बात करें तो आप याद रखिएगा एडम स्मिथ। कौन, क्या नाम है? एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। आप याद रखेंगे। को माना जाता है जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में मुक्त बाजार, श्रम विभाजन और अदृश्य हाथ जैसी मूलभूत अवधारणाओं का प्रस्तुत किया। अगर आप यहां से लेकर यहां तक याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो लेकिन यह अपनी पुस्तक जो इसका पुस्तक कह पूछ भी सकता है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा? एडम स्मिथ। इसमें क्या चीज का वर्णन है? तो मुक्त बाजार, श्रम और विभाजन और अदृश्य हाथ जैसी मूलभूत अवधारणाओं का वर्णन है। मूलभूत मतलब होता है फंडामेंटल, जो बहुत सी आवश्यक सा नेसेसरी अवधारणा है, उसकी वर्णन इस बुक में किया गया है। और प्राचीन अर्थशास्त्र का जनक आप कहिएगा तो कौटिल्य को माना जाता है, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। तो पुराना अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौटिल्य है, जिसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन, राज्य एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। यानी कहेगा कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, कौन सी विषय से है? ये राजनीतिक विषय से संबंधित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र कैसी थे? राजनीतिक। तो यह सब इतना विस्तार में नहीं आप याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ यानी आधुनिक अर्थशास्त्र, लेकिन प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य या उसका नाम है चाणक्य। बस इतना याद रखिए। हम लोग आते हैं अब चैप्टर पर, देरी ना करते हुए चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर 1 आपका है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। तो पहले हम लोग चैप्टर में जो दिया गया है वही पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर में जो दिया गया है अर्थ व्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, तो हम उसको ही डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अर्थव्यवस्था मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, अभी हम समझाएंगे। बहुत शाब्दिक अर्थ में, छोटा शब्द में, आप इतना दिख रहे हैं ना, इतना नहीं, छोटा बताएंगे। इसके विकास और इतिहास। विकास मतलब इसको डेवलप कैसे हुआ अर्थव्यवस्था का, पहले यह समझ लेंगे। इसको विकास कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ और इसका पुराना इतिहास क्या रहा, यह सब हम लोग देखेंगे। आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए बहुत भारी लगता है बहुत बच्चा, कुछ शब्द है इसमें भारी और कोई भारी नहीं है। अगर थोड़ा सा यह पहला चैप्टर अगर सुंदर से देख लेते हैं ना, आगे वाला सारा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग वही लिखे हैं, पहले अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसके बाद हम इसका विकास और इतिहास देख लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। आपको तंत्र या ढांचा नहीं भी लिखने
आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र एक ऐसा व्यवस्था है, यह तंत्र और ढांचा छोड़कर आप व्यवस्था लिख सकते हैं। ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है या संपादित की जाती है। सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, यह बात आपको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक लाइन में लिखिएगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो कहिएगा यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कहिएगा सर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, इसमें तो सब कुछ तो समझ गए हैं, तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, वह भी हम लिख के रखे हैं। आर्थिक क्रियाएं यहां देखिए लिखा हुआ है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहती है। समझ गए, आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, इससे हमको कुछ अर्निंग होता है, पैसा आता है, तो हम इसको आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। अगर आय प्राप्त नहीं होती है तो हम कहेंगे इसको, आय के परिभाषा हम लोग आगे देखेंगे, बहुत इनकम, इसका इंग्लिश क्या होता है, इनकम। अगला चैप्टर में हम लोग आय के बारे में बहुत सुंदर से देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल समझिए, आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आय प्राप्त होती है, उसी को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए हैं। तो अभी तक में आप अर्थव्यवस्था का मतलब समझ गए होंगे, क्या न समझे, बहुत आसान से समझ गए होंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किया जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, बस इतना लिख रहा है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ मतलब रुपया, व्यवस्था मतलब उसको व्यवस्था। अर्थ रुपया का व्यवस्था हम कैसे करेंगे, जब तक आपका आर्थिक क्रियाएं नहीं होगा, जैसे कि आप कृषि कीजिएगा तो आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। उद्योग कीजिएगा तो क्या इसे आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। व्यापार कीजिएगा तो भी आएगा। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, यह सब ये न केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। अलग अलग शास्त्रीय अर्थव्यवस्था को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। अब देखिए, हमने आपको बहुत शॉर्ट में परिभाषा दे दिया, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र के जनक होते हैं, जानने वाले होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसे हम अर्थशास्त्री कहते हैं। जैसे इतिहास जो जाति जानता है, जो इतिहास लिखता है, उसे हम इतिहासकार कहते हैं। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स जो ज्यादा जानते हैं, अर्थशास्त्र को अधिक जानकार व्यक्ति को हम लोग अर्थशास्त्री कहते हैं। उनके परिभाषा में कुछ अलग अलग परिभाषित किया गया है, वह एक दो देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ यही समझ लेना है अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अर्थशास्त्री जो है अलग अलग परिभाषा दिया है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, वह पढ़ लेंगे, लेकिन उतना दिमाग पर जोर नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी 10th के बच्चे हैं, अभी तो कोई यूपीएससी और बीपीएससी को एग्जाम देना नहीं है, लेकिन आप बेसिक सिर्फ समझिए ताकि आगे आप पढ़िएगा तो बहुत सुंदर से समझ में आएगा। तो वही आप जो अर्थशास्त्री जैसे कि आर्थर लेविस ने एक परिभाषा दिया अर्थव्यवस्था के, क्या क्या है इसके अनुसार, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होती है। किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार मतलब उसका कार्य प्रणाली के जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए वह अपनी संसाधन का उपयोग करते। बात तो सही है, जो हम बोले हैं आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, वही चीज घुमा फिरा के यह भी बोले हैं।
दूसरा एक अर्थशास्त्री थे ब्राउन, इसके अनुसार यह परिभाषा अर्थशास्त्री को क्या दिया है, का अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। एकदम सही बोले, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। तो यह बहुत सुंदर से आप समझ सकते हैं कि बहुत सा शास्त्री अपन अर्थव्यवस्था का परिभाषा अलग अलग तरीका से दिए, लेकिन आपको कोई एक याद रख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो आसानी से आप दे सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी क्या कहता है, सभी प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है या संपादित होती है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि, व्यवसाय, उद्योग, यह सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं की का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। संक्षेप में अर्थव्यवस्था इन्वर्टेड कॉमा अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। बात भी सही है। अर्थव्यवस्था क्या है, समाज में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है सभी का क्या है, योग है। अब बहुत सुंदर से आप लोग समझ चुके होंगे अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब इसमें कोई चीज कहने की जरूरी नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा क्या होता है। अब इसको संरचना और ढांचा के बारे में हम लोग समझेंगे तो देखिए लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के विभाजन से है। यानी अर्थव्यवस्था को हम लोग कैसे विभाजित करेंगे, अर्थव्यवस्था मतलब हम समझें कि सभी आर्थिक क्रियाएं जितना भी समाज में जितना भी चीज से आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं मतलब अभी हम समझा है हमारी वो सभी क्रियाएं जिससे हम आय प्राप्त होते हैं, इनकम प्राप्त होते हैं, उसे हम आर्थिक क्रियाएं होते हैं। तो यह आर्थिक क्रियाएं समाज में जितना भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो वही आपको कहेगा आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। तो लेकिन आप यहां याद रखेंगे अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है आर्थिक क्रिया के आधार पर। हम लोग अर्थशास्त्र नहीं कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में नहीं है। वह तो हम पहला जो स्लाइड था अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसका जनक क्या है, वह हम बता दिए हैं। लेकिन आपको पढ़ना है इस चैप्टर में है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़े थे कि आर्थिक क्रियाएं। तो उसी आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होता है, अरे भाई खेती होता है, उद्योग होता है, सेवा क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग में कोई काम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो यह सब अलग अलग ना आर्थिक क्रियाएं हो रहा है। एक ही जैसा आर्थिक क्रिया है, किसान अलग किसान खेती करता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई बैंक में सेवा दे रहा है, तो सबका अलग अलग आर्थिक क्रिया होती है ना। उसी प्रकार यह सभी आर्थिक क्रियाओं को कितना भाग में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो आपको यह बहुत सुंदर से जानना होगा। यहां से आपका क्वेश्चन 1 से 2 नंबर पक्का है, 1 या 2 नंबर 100% 2 नंबर आपको यहां से बन जाएगा यदि आपका यह याद रहे कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र। यहां तक कि आपको ऐसा भी पूछ देगा कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप कहिएगा प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अभी तो बताए नहीं है, अभी हम बारी बारी से इसको बताएंगे। अब बहुत सुंदर से आपको आ जाएगा। देखिए ना आपका लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड भी कहते हैं। बहुत सुंदर से आप जान रहे हैं जो भी कृषि क्षेत्र में होता है सभी को हम लोग, जो भी उत्पादन होता है जो किसान के द्वारा किया जाता है उस सब को कृषि क्षेत्र में रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ कन्फर्म आपको सवाल पूछा जाएगा। और हम अब 3 से हम 2 ही नंबर का वादा किए हैं, लेकिन आपको इससे 5 नंबर तक इस चैप्टर से आएगा।
8 नंबर तक आएगा, समझ गए। तो यहां देखिए, यहां जो है प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, कृषि क्षेत्र भी है। इसके अंतर्गत कृषि होता है, इसके अंतर्गत कोई भी कृषि होता है, जैसे गेहूं का उत्पादन करना, मक्का का उत्पादन करना, सरसों का उत्पादन करना, जैसे पशुपालन, पशुपालन भी एक तरह की खेती है, एक तरह की कृषि है। मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, कोई जंगल से कोई वस्तु प्राप्त किया जाता है, यह सब क्या होता है, किस अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ गए, इतना बात आप ही याद रखेंगे, बहुत सुंदर से याद रखेंगे। यह हटाइए, आपको यह गलत लिखा हुआ है, समझ गए, यह हटाइए, बस वस्तुओं को प्राप्त करना, बस इतना ही आपको याद रखना, बस समझ में आ गया। अगर ये आपको पूछा जाएगा मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। बहुत सुंदर से यहाँ इसे हम बनाकर डायग्राम बताए हैं, अब बस इतना ही याद रखते हैं तो आपका बन जाएगा। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं इत्यादि। यानी द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपको समझ रहे हैं, खनिज, व्यवसाय, यहाँ देखिए उद्योग क्षेत्र में कौन कौन उद्योग आता है, गैस एवं बिजली उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग। बस देखिए, गैस और बिजली आदि के उत्पादन किया जाता है। मतलब उद्योग में कोई भी निर्माण की वस्तु होती है, उद्योग मतलब होता है भी निर्माण, कोई भी कच्चा माल से पक्का माल तैयार करना। मान लीजिए गेहूं से बिस्कुट बना देना, मकई से कुरकुरे बना देना, तो वह सब भी निर्माण किसमें आएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इतना बात देखिए, यहाँ पूरा समझाया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बहुत सुंदर से समझाया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन है। यानी कह सकते हैं कृषि, पशुपालन, वन, मछली। याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम की वन जो है कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। कहेगा उद्योग जो है कौन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो द्वितीय क्षेत्र है। जैसे बैंकिंग सेवा भी हम नहीं बताया है, जैसे सेवा क्षेत्र, बैंक में क्या होता है, कोई चीज उत्पादन होता है, नहीं होता है, तो यह तो द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे नहीं। बैंक क्या कृषि है, नहीं है, तो इसको प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे नहीं। यह क्या है, अलग है, ये सेवा देता है। बैंक क्या कहता है, सेवा देता है, तो इसको हम लोग सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र भी कहेंगे। तृतीय क्षेत्र को दूसरा नाम क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को दूसरा नाम क्या कहेंगे, उद्योग क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को दूसरा नाम क्या कहेंगे, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। बहुत सुंदर से। अब इसी देखिए उद्योग में कुटीर उद्योग, जो घर में छोटा मोटा एक परिवार के द्वारा जो काम कर लिया जाता है ना, उसको हम छोटा सा उद्योग यानी कुटीर उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग उससे थोड़ा सा बड़ा, मध्यम उससे थोड़ा बड़ा, बड़ा उद्योग बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे गैस हो गया, बिजली आदि उत्पादन, यह बड़े उद्योग में आ जाएगा। समझ गए, तो इतना बात आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, अभी हम आपको बताए थे। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए, आप कहीं आपको परिवहन करना है, आप रिक्शा पर चढ़िए, आपको यहाँ से अपने घर से स्टेशन ले जाएगा, तो क्या हुआ, आपको कुछ उत्पादित कर रहा है, क्या वो कृषि कर रहा है, नहीं, तो प्राथमिक द्वितीयक नहीं होगा, यह सेवा कर रहा है। आपको सेवा के बदले में क्या कर रहे हैं, उसको आप कुछ ना कुछ इनकम दे रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, मुद्रा के रूप में दे रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसका इतिहास भी। तो वस्तु और वस्तु को बदलेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यह सेवा के बदले में आप कुछ पैसा दे रहे हैं, तो इसको हम तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत रखेंगे। बहुत सुंदर से आप तीनों क्षेत्र को याद कर लेंगे तो 2 नंबर आपको 200% कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग देखिए आप ही के बुक में दिया गया है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान क्या है, विभिन्न क्षेत्र में क्या क्या योगदान है राष्ट्रीय आय में। 1901 से तुलना करेंगे अभी 2007 तक। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र कहा जाता है, 1901 में राष्ट्रीय आय मतलब देश की, राष्ट्रीय मतलब देश, आय मतलब इनकम, देश की आय में
कौन क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या रहा, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्या रहा है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या रहा है, अभी तक हम लोग देखेंगे। देखिए, देश की आय में सबसे इंपॉर्टेंट 1901 में क्या था। 1901 की बात करें, हम आजादी के पहले की बात करें, उस समय कुछ नहीं था, लोग कृषि पर अपना जीवन यापन करता था। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से 63.6% राष्ट्रीय आय में योगदान था। मात्र समझिए 26.4% ही आपका अन्य क्षेत्र से योगदान था। लेकिन यह धीरे धीरे घटते गया। कृषि से लोग, अभी आप जानिएगा ना, कृषि से लोग कतराने लगा, कृषि करना ही नहीं चाहता है, सब सोचता है कि हम नौकरी ही करें, सब यह तृतीयक क्षेत्र में जाना चाहता है, प्राथमिक क्षेत्र को भूल गया। इसलिए इसका प्रतिशत देखिए ना, घट के 22% हो गया है। समझ गए। तो यहाँ कुछ ऐसा डेवलप भी हुआ, उद्योग क्षेत्र में भी डेवलप हुआ, और पहले तो इतना नौकरी नहीं होता था, अब नौकरी ज्यादा होने लगा, तो यह तो डेवलप होगा ही। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले 63.6% था 1901 में, जबकि 1947 में आजादी के समय 58.7 हो गया। देखिए घटते जा रहा है। और अभी की बात करें 2007 में तो 22% मात्र रह गया। वही द्वितीयक क्षेत्र में देखिए, जिसको व्यवसायिक क्षेत्र, जिसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, इसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, हम लिख दे रहे हैं दोबारा, इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। तो इसमें भी देखिए, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में पहले 12.7% था, राष्ट्रीय आयोग में योगदान था इसका, और आजादी के समय 14.3 हो गया, यानी बढ़ा है। और अभी बात करें 2007 में तो 22% राष्ट्रीय योगदान में हो गया, जबकि यह दोनों बराबर हो गया प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में। अब तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो 1901 में 23.7% था, और क्या कहते 1947 में 27% हो गया। देखिए बढ़ते जा रहा है। और तृतीयक क्षेत्र में अभी जो बात करें 2007 में 56% हो गया। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय योगदान में किसका है, तो राष्ट्रीय आय के ये विभिन्न क्षेत्रों का योगदान अभी जो बात करें वर्तमान में किस क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र में है, यानी तृतीयक क्षेत्र में है। तो इस चार्ट से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है राष्ट्रीय योगदान में। राष्ट्रीय योगदान में इसकी राष्ट्रीय आय की योगदान में इस क्षेत्र में किसकी वृद्धि हो रही है, तो द्वितीयक और तृतीयक यानी हम कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है। लेकिन कृषि क्षेत्र में घटते ही जा रहा है, क्योंकि लोग कृषि करना नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं कि नौकरी करें, तो इस क्षेत्र में तो घटेगा ही इसका योगदान। तो आगे आइए हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का प्रकार। अभी आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, कहिएगा क्या परेशानी होगा सर, तो अभी भी हम तुरंत देखे हैं आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम 3 भाग में बांटे थे, लेकिन आपको ऐसे सिर्फ लिखा जाएगा अर्थव्यवस्था कितना प्रकार के होता है, तो वह भी 3 लिखेंगे, लेकिन इसमें आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक नहीं लिखेंगे। यहां लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की पाया जाता है, लेकिन आर्थिक क्रियाएं के अर्थव्यवस्था भी 3 प्रकार के पाया जाता है। यह आप अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि यदि आपको लिखा हुआ रहे आर्थिक क्रियाएं के आधार पर कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था होता है, तो 3 प्रकार के, उसमें आर्थिक क्रियाएं यदि जुड़ा हुआ रहे तो आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कहेंगे। यदि आर्थिक क्रियाएं जुड़ा हुआ नहीं रहे, सिर्फ ऐसे पूछ दे अर्थव्यवस्था कितना प्रकार के होते हैं, तो भी आप 3 प्रकार के लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे इसका प्रकार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यह आप क्लियर कर लीजिए, और क्लियर तब होगा जब आप कॉपी कलम पेन उठाकर लिखते रहेंगे और नोट बनाते रहेंगे, तब होगा। समझ गए। तो और एक बार से नहीं, कम से कम 4 बार पढ़िए, कम पढ़िए, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आप टॉपर की लिस्ट पे आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। कहते हैं विश्व में
यहाँ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो है ना अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। अब हम ये तीनों प्रकार के बारे में डिटेल से समझेंगे क्या होता है। आपका ये रीड है अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स यदि पढ़ना है तो यह सब बहुत सुंदर से पहला चैप्टर पढ़िए, तभी आपको समझ में आगे आएगा, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व ओब्लिक मालिकाना, ओब्लिक या अथवा मालिकाना हक निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, यह समझ में नहीं आया पूंजीवादी, तो ऐसे समझिए जिस देश में सभी संसाधन का हक, सभी संसाधन का मालिक कौन हो, प्राइवेट आदमी यानी निजी व्यक्ति के हाथ में हो, यानी निजी व्यक्ति के पास में हो। जैसे अभी मान लीजिए आप जियो कंपनी कौन है, एक कोई निजी व्यक्ति है, अंबानी। टाटा अभी जो कंपनी है वह कौन है, यह सरकारी है नहीं, यहाँ निजी व्यक्ति ये है। निजी व्यक्ति, टाटा का कोई भी प्रॉफिट होगा तो आपको रतन टाटा के जाएगा, और जियो का कोई भी फायदा होगा आप जियो कंपनी के जाएगा, उसका जो मालिक है उसके पास जाएगा। इसी व्यवस्था को हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी जिसकी उत्पादन के साधनों यानी उसकी आय हो चाहे व्यय हो, सारी का हक, सारी चीज का हक यानी उसका मालिकाना हक कोई एक व्यक्ति के पास हो या निजी व्यक्ति के पास हो, ये उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम बताएंगे भारत में कौन सी व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम बताएंगे। क्योंकि यहाँ सरकारी भी कंपनी है, प्राइवेट भी कंपनी है। लेकिन आप जाइएगा अमेरिका, वहां कोई सरकारी कंपनी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनी मिलेगा। तब पर भी देखिए अमेरिका सबसे पूरे विश्व से नंबर 1 स्थान पर है, निजी कंपनी वहां रहते हुए भी। जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि इसका उपयोग निजी लाभ के लिए होता है। तो आसानी से आप कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण लिखे 2-4 देश के, तो कह सकते हैं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन देश में पाया जाता है, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसको है, तो आसानी से कह सकते हैं जिसका सभी उत्पादन यानी जिसकी सभी आय और व्यय का मालिकाना यानी स्वामित्व का हक कौन व्यक्ति के पास हो, किसी एक खास व्यक्ति या किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जैसे कि अमेरिका में चल रहा है, जापान में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, इतना बात आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहां उत्पादन संचालन देश की सरकार के पास होती है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है, वहां कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, सिर्फ एक कंपनी होती है, सरकार ही पूरा देश की, चाहे कोई फैक्ट्री भी चलाएगा, कोई बिस्कुट भी बनाएगा, सब सरकारी कंपनी होगा, चाहे कोई गाड़ी भी चलेगा, सारा चीज सरकारी होगा। ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, जिसकी स्वामित्व एवं मालिकाना हक किसके पास हो, देश के सरकार के पास हो, वैसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे यह कौन सी देश में पाया जाता है, तो चीन में, क्यूबा में आदि देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। जब सरकार कोई चीज करेगा तो समाज कल्याण के लिए ही करेगा, तो यह एक तरह के ठीक है। लेकिन यहां देखिए पूरा समाजवादी यहाँ है, यहाँ कोई भी दूसरा चीज, दूसरा कोई भी कंपनी नहीं खुल सकता, जो भी काम होगा सरकारी होगा। कहां पर, चीन में और क्यूबा में, यह 2 देश है, ठीक है। चीन तो अपन पड़ोसी देश है। अब आइए अपना भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है वह देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अपना भारत में कैसी व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रण मतलब क्या होता है, दाल और चावल को मिला देते हैं खिचड़ी बन जाता है, उसी प्रकार से समाजवादी
और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां जिस देश में रहे उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ, इसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व यानी मालिकाना सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ देखिएगा प्राइवेट कंपनी भी आप भी खोल सकते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी, और सरकार की भी कंपनी चल रही है। यहाँ रेलगाड़ी सरकारी कंपनी भी है। यहाँ रेलगाड़ी अभी जो चला है वंदे भारत, उसमें आप देखिएगा प्राइवेट है, उसमें एक पूरा निजी तरह से चलता है। बस भी देखिए सरकारी बस भी चलता है और निजी भी बस चलता है। भारत में दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जबकि ऐसी व्यवस्था दूसरे देश में नहीं है, जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन और क्यूबा याद रखिएगा, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका और जापान याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम देगा। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग जो इसका विकास पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर में देखे थे अर्थव्यवस्था के विकास और इसका इतिहास। तो पहले विकास देख लेते हैं, इसी में आपका इतिहास, आपका ये दो सेगमेंट बचा हुआ है, ये दो टॉपिक बचा हुआ। अर्थव्यवस्था के विकास की दो स्थिति हम लोग पढ़ेंगे, यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम लोग वन शॉट में पढ़े तो वन शॉट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आर्थिक विकास, उसके बाद मौद्रिक विकास, बस आपका खत्म। तो यह जो अर्थव्यवस्था को स्थिति है, दो स्थिति कौन कौन है, विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था हम बहुत सुंदर से समझे, आर्थिक क्रियाएं जो संपादित होती है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब वो आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से संपादित हुआ है, विकास इसका धीरे धीरे कैसे हुआ है, वह हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है आर्थिक विकास, एक मौद्रिक विकास, मतलब रुपया। आर्थिक विकास होता क्या है यह पहले आप समझ लीजिए। पहले हम लोग इस टॉपिक पर, पहला टॉपिक पर पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग मौद्रिक विकास पर जाएंगे। समझ गए? तो आर्थिक विकास क्या होता है, देखिए आर्थिक विकास क्या होता है आपका यहाँ लिखा हुआ है। आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्री में काफी मतभेद है। जिस प्रकार से हमने देखा था चैप्टर के शुरू में, अर्थव्यवस्था की परिभाषा के लेकर कई अर्थशास्त्री में मतभेद था, फिर भी बहुत सारा अर्थशास्त्री ने इसका परिभाषा दिया था। उसी प्रकार से यहां भी लिखा हुआ है, फिर भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जान लेना जरूरी है कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक इकोनॉमी आर्थिक विकास डेवलपमेंट हम लोग कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग परिभाषा दिया है प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। इन्होंने क्या आर्थिक विकास का परिभाषा दिया है, इन्होंने बताया है कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध स्थापित करता है। अब आपको यह समझ में नहीं आया, हम आपको बताते हैं। इन्होंने प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार, कौन थे, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बताया कि आर्थिक विकास जो है रे, श्रम यानी मजदूरी यदि वृद्धि होगा, वृद्धि की दर और जनसंख्या में वृद्धि की दर बीच का संबंध बताता है। अगर मजदूरी में वृद्धि होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होना जरूरी है। अगर आप जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या मजदूर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मजदूर मिलेगा तो दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार, देखिए प्रोफेसर मेयर के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। देखिए आपको यहां से 100% आपको समझ में आ जाएगा कि आर्थिक विकास क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आर्थिक विकास का परिभाषा आप यहीं से लिखिएगा। आपको पूछेगा ना आर्थिक विकास क्या है, तो लिखिएगा किसी भी देश की आर्थिक विकास वह विकास होता है कि उसके दीर्घकालीन यानी लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में, इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो और छोटा लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, दीर्घकालीन समय में यानी लंबे समय में किसी भी देश की वास्तविक आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाता है। नहीं समझ में आया है तो देखिए हम आपको लिख के बताते हैं। ये बस एक लाइन में आपको परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है,
लिखेंगे किसी देश के आर्थिक विकास किसे कहते हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। किसी देश के लंबे समय में राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि, ओरिजिनल रूप से वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि को हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। तो यहाँ एक लाइन का तो परिभाषा आराम से लिख सकते हैं आप। किसी देश के लंबे समय में या दीर्घकालीन समय में वास्तविक राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि, जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। देखिए जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आप कहिएगा राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो हम अभी बताएंगे आगे चल के। राष्ट्रीय आय कहते हैं किसी भी देश की एक वर्ष में सभी संसाधन से आय जितना होती है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो इनकम कहते हैं। तो वह आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप समझिए कि आर्थिक विकास तब होगा जब आपकी देश की आय की उछाल होगा। देश की आय यदि वास्तविक रूप से बढ़ेगा तो समझिए यहाँ आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, हम अब उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप यह बात 100% समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास क्या है। भले बहुत सा शास्त्री ने यह बात बताया, लेकिन आप बहुत सुंदर से यह बात समझ चुके होंगे। आगे आइए, अब हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। आप देखिए, यहां देखिए दो चीज है, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास का इंग्लिश होता है डेवलपमेंट, अब वृद्धि का इंग्लिश होता है ग्रोथ। दोनों एक शब्द ही है, लेकिन अभी आप भले एक शब्द समझ लीजिए, लेकिन आगे चलकर इसको थोड़ा सा अंतर, लेकिन अभी ये आपको समझा देंगे, लिखा भी हुआ है। देखिए आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक, दोनों सटा के लिखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्री द्वारा इन दोनों के बीच अंतर दिया गया है, अंतर किया जाने लगा है। अब जो है यह दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों में अंतर है, यह दोनों दो देश के लिए प्रयोग किया गया है। अभी देखिए ना, बताते हैं। उर्मिला, देखिए ये उर्मिला, सॉरी बच्चों, यह लिखा है श्रीमती उसेला हिक्स, एक अर्थशास्त्री रह चुका है। यह देखिए, इसके अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास यानी डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। आपको नहीं समझ में आया तो देखिए आपको हम समझाते हैं। जैसे अभी अमेरिका क्या है, विकसित है कि विकासशील है? आप समझिए, अमेरिका अभी विकसित देश है। अमेरिका क्या है, विकसित, वह विकास हो चुका है। तो उसके लिए यह उसेला हिक्स के अनुसार उसके लिए आप ग्रोथ शब्द का प्रयोग कीजिए, उस वृद्धि शब्द का प्रयोग कीजिए। लेकिन डेवलपमेंट, जैसे भारत अभी क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था अभी विकासशील है, अभी विकास हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग विकास शब्द यानी डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग कीजिएगा। किसने बताया? उसेला हिक्स ने बताया। आप प्यारे बच्चों इस प्रकार से यदि लिख लिख के पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर से समझ में आएगा। दूसरा अर्थशास्त्री क्या है, देखिए डॉक्टर ब्राइट सिंह, क्या नाम है, डॉक्टर ब्राइट सिंह ने इस दोनों के बीच में क्या अंतर बताया है। देखिए ने लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। अब देखिए यह भी सेम चीज बताया है जो उसेला हिक्स ने बताया, उन्होंने के ही कॉपी करके ब्राइट सिंह ने बताया कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित, जो देश विकसित हो चुका है उसके लिए किया जाता है। तो जो विकासशील देश के लिए जो अभी विकास हो रहा है उसके लिए विकास, डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। समझ गए? यही दोनों अंतर था। यह बात आप लोग बहुत सुंदर से समझ चुके हैं। अगर वैज्ञानिक का याद ना आता है तो रखिए,
या वैज्ञानिक कह रहे हैं या इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री का नाम याद रखता है तो रखिए, नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए तो उम्मीद आपके माइंड में बना रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सतत विकास क्या है। हम लोग और सब सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं सतत विकास क्या है, लेकिन यहां भी हम फिर से हम आपको बताना चाहेंगे सतत विकास क्या होता है। यहाँ जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। नहीं समझ में आया? तो देखिए यह सुंदर परिभाषा नहीं है, हम सुंदर परिभाषा भी आपको बताए थे। ओएसिस विकास, देखिए अभी विकास हम ये क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो विकास के बारे में ही पढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं कि नहीं। इस आपका चैप्टर का नाम ही है कि इसका विकास और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था को क्या क्या विकास हुआ है, इसका अर्थ इतिहास क्या है वह पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा यह इसमें डाल दिया गया है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए वैसी सतत विकास मतलब होता है लगातार, सतत मतलब लगातार विकास किसको कहेंगे, मतलब इसका परिभाषा अगर सटीक देना होगा तो आप कह सकते हैं भावी पीढ़ी से कोई भी समझौता न करते हुए, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए बिना जो विकास किया जाता है उसी को हम सतत विकास कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण भी दिए थे दूसरे सब्जेक्ट में कि कोयला ले लीजिए, अभी कोयला का उपयोग क्यों सरकार कम कर दिया, इसलिए कर दिया कोयला सीमित संसाधन है, यह और नवीकरणीय संसाधन है, इसको यदि समाप्त कर देंगे आने वाला पीढ़ी देख पाएगा कि कोयला कैसा होता है, नहीं हो देख पाएगा। इसलिए इसको सतत विकास सभी को विकास के लिए, मान लीजिए आने वाला पीढ़ी हो सकता है कोयला से कुछ अलग चीज बना ले, तो इसके लिए तो उसको जरूरी है, इसके लिए तो उसको जरूरी है कि कोयला को बचा के रखना, इसी को हम सतत विकास कहेंगे। और लिखा भी हुआ है, देखिए ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी मतलब भविष्य वाला पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, ब्रुंडलैंड आयोग, ब्रुंडलैंड कमीशन क्या है, ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की यह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं, जो वर्तमान में आपकी जो जरूरत है, बिना भावी पीढ़ी के क्षमता योग्यता को समझौता किए बिना क्या। मान लीजिए इसको नहीं समझ में आया ना, अब मान लीजिए आपके पिताजी जो है ना 20 बीघा जमीन दे दिया, अब आप कमाइएगा कुछ नहीं, अपना जीवन में सारा चीज बेच उच के खा जाइएगा, तो आपका बेटा पोता को क्षमता है उसकी योग्यता से आप तो समझौता नहीं किए, आपका बेटा पोता आएगा तो गालियां देगा, कहेगा कि क्या सब बेच के खा गया। तो वही बात हम कह रहे हैं, चाह रहे हैं आप भविष्य की भावी पीढ़ी जो आने वाला पीढ़ी है उसके योग्यता और उसके क्षमता पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार से व्यवस्था किया जाए, उसी को हम विकास किया जाए, उसी को हम सतत विकास कहेंगे। अब सब कुछ बेच के घर बना लिए बढ़िया सुंदर, तो समझिए वो विकास हुआ, वो विकास नहीं हुआ, वह विकास नहीं हुआ। तो यह सतत विकास का परिभाषा अब बहुत सुंदर से याद रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग क्या है। योजना आयोग क्या है, इसको आप बहुत सुंदर से पढ़िए। भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास के यानी प्लानिंग कमीशन, आर्थिक विकास मतलब प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का इंग्लिश होता है प्लानिंग कमीशन, सॉरी बच्चों। तो यहाँ देखिए भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की जो योजना बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग कहते हैं। देखिए यहाँ उल्टा पुल्टा टाइप ही हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाली आयोग को, देखिए यह देखिए यहाँ की के बाद आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पर ये स्टार दे दिए हैं, यह देखिए यहाँ से यहाँ लिखिएगा भारत में आने वाली 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी हम बताए थे आपको आर्थिक विकास क्या है, बहुत सा अर्थशास्त्री में इसमें मतभेद भी था, तो सुंदर से हम आपको समझाए भी थी। किसी भी देश की आर्थिक विकास तब कहेंगे जब उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, यानी वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो वही आर्थिक विकास के लिए कोई भी देश
5 वर्षों के लिए वह कोई योजना बनाता है, उसी को हम योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन कहते हैं। यहां से लिखते हुए यहां आइएगा तो यहां डबल स्टार दे देते हैं, यहां डबल, यह यहां पर लिख दीजिएगा, यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा टाइप हो गया है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। ठीक है, आगे आइए। हम इसमें स्टार देकर यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से बनेगा कि कहेगा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यह तीनों। तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का यानी प्लानिंग कमीशन का, तो प्रधानमंत्री होता था। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग का कौन हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ। तो यह तीनों बात आप बहुत सुंदर से याद करेंगे। ठीक है, आगे आइए। अब हम लोग देखेंगे भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को जाता है। देखिए, आर्थिक विकास का श्रेय मतलब किसको जाता है, आर्थिक नियोजन को जाता है। जब आर्थिक विकास का श्रेय जब आर्थिक नियोजन को जाता है तो हम आर्थिक नियोजन होता क्या है यह तो जानना जरूरी है। क्योंकि आप मान लीजिए श्रेय किसी आपकी सफलता का श्रेय मान लीजिए मेरा चैनल को जाएगा या किसी और को जाएगा, तो वह क्यों जाता है उसका तो मत बताइएगा नहीं। यहां देखिए पूरे आर्थिक विकास का श्रेय की ओर किसको जा रहा है, आर्थिक नियोजन को जा रहा है। तो हम लोग आर्थिक नियोजन के बारे में बहुत सुंदर से पढ़ेंगे, तब ना हम समझ पाएंगे तो उसका श्रेय क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन क्या होता है, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, राष्ट्र में यानी राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। देश में जो प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक कार्यों का प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। नहीं समझ में आया, बढ़िया से समझिए, बहुत सुंदर से समझ में आएगा कि राष्ट्र में जो प्राथमिकता मतलब उसके आवश्यकता के अनुसार, मतलब उसके प्रायोरिटी के मतलब का क्या कहता है, जरूरत। जिस प्राथमिकता किसको कहेंगे, जैसे आदमी का, मनुष्य का प्राथमिकता क्या है, पहले तो चाहता है कि उसको भोजन मिल जाए। अगर भोजन मिल गया तभी आप चाहिएगा कि हमको कपड़ा मिले। कपड़ा से ज्यादा नेसेसरी क्या है, मनुष्य का भोजन। अगर कपड़ा भी मिल गया तो आप कहिएगा मेरा मकान भी बन जाए। तो यह प्राथमिक, सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या हुआ, भोजन। तो उसी प्रकार से राष्ट्र के जो प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधन, संसाधन मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो भूगोल में बहुत सुंदर से बताए हैं, जाकर पढ़ लेंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है। विभिन्न विकासात्मक जो विकास के लिए क्रिया की जाती है उसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। आप लिख लिख के पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इतना बात आप याद रखेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास का श्रेय माना जाता है। किसको, आर्थिक नियोजन। तो आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ आर्थिक विकास का श्रेय किसको माना जाता है, तो आप आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं, आर्थिक नियोजन को माना जाता है। बस हो गया। आगे आइए कि भारत में नियोजन, यह देखिए, यह जो आर्थिक विकास का श्रेय जिसको जा रहा है, यह पंचवर्षीय योजना के रूप में भारत सरकार ने लागू किया था 1950 में। देखिए 50 में इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था और इसका हमेशा से प्रधानमंत्री ही, जो वर्तमान की प्रधानमंत्री रहता है वही अध्यक्ष होता है, यह भी याद रखेंगे। यह कब कब हुआ, इसमें कुछ पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 50 में लागू हुआ, 51 से 56 तक 5 वर्ष के लिए चला। तो याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना कब, 51 से 56 हुआ। दूसरी तो हो गया 56 से 61। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वह आप तीसरी आप याद नहीं रख सकते हैं, चौथी याद नहीं रख सकते हैं, तो बीच बीच से हटाकर यहाँ लिखा गया 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। अगर 11वीं की बात करें तो 7 से 12 हो गया। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें आप लिख सकते हैं 12 से 17 हो गया। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, 12वीं से 12 से 17 हो गया, 2012 से 17 हो गया। और 13वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें हम लोग
13वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2017 से 2000 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2022 ही रखते हैं यहाँ पर, 22 हो जाएगा। तो इसीलिए 14वीं पंचवर्षीय नीचे लिखा गया है 22 से 27 अभी चल रहा है। 22 से 27 अभी क्या हो रहा है, चल रहा है, याद रखेंगे। तो इतना तो बात आप 5 वर्ष बस जोड़ते रहेंगे तो, लेकिन इसमें आपको 2-3 पूछा जाए। मान लीजिए अब कहेगा वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तो लिख देंगे 14वीं पंचवर्षीय योजना। या चाहे आपको यह भी पूछा जा सकता है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 12 से 17 ईस्वी तक चला था। इतना बात आप याद रखेंगे, यह याद आप कर लेंगे। या जो रटने वाला चीज है, जो आपको स्मरण करने वाला चीज है, तो वह तो आप कीजिए, तो समझने की कोई बात ही नहीं है। आगे आइए, अब हम लोग समझेंगे मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग बहुत सुंदर से समझेंगे मौद्रिक विकास। और वन शॉट, यह कहने का वन शॉट, इसमें कोई भी चीज स्किप नहीं किया गया है, आपका पूरा चीज बताया गया, समझ गए। ये आपका जो 2 क्लास 4 क्लास में YouTube पर मिलेगा, वह हम 1 क्लास में आपको दे रहे हैं। और आप जाके मिला लीजिएगा, जितना बात वह बता रहे हैं उतना ही बात, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हम आपको बताए। कहीं भी इकोनॉमिक्स का परिभाषा नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको दिया, जाके मिला सकते हैं आप। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत सुंदर से आपको सफलता मिलेगा, समझ गए। तो मौद्रिक विकास के बारे में हम जानेंगे, मुद्रा का विकास कैसे हुआ। मौद्रिक मतलब होता है रुपया का विकास कैसे हुआ है, तो इसको इतिहास से लेकर चलेंगे। पहले इसमें आपका यह सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट समझिए, VVI सवाल है, यह सब समझ गए। तो यह मौद्रिक विकास कैसे कैसे हुआ वह देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, वस्तु से विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली होता था, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना, लेना और देना। तो वस्तु मतलब समझ रहे हैं, आपके पास मान लीजिए चावल है, किसी के पास गेहूं है। अब मान लीजिए आपके पास चावल की जरूरी है, उसके पास गेहूं की जरूरी है, तो दोनों अदला बदला कर लीजिएगा, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी वस्तु से वस्तु की बदलेन करना। आप कुछ दिन पहले आप जानते होंगे, हलवा बेचने के लिए आता होगा, चाहे आप आलू भी गांव देहात में देखते होंगे बस बेचता था। जब रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था तब, तो उस समय लोग करता क्या था, बहुत कठिनाई होता था। आलू मान लीजिए आपको आलू जरूरी है, किसी को गेहूं जरूरी है, तो आलू आपको दे दिया, गेहूं आप उसको दे दिए। तो यह तो इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन इसमें कुछ कठिनाई हुआ। क्या कठिनाई हुआ, बहुत ज्यादा कठिनाई हुआ। अब मान लीजिए इसको बहुत वह भी पढ़ेंगे, यह जो है मौद्रिक विकास में क्या क्या समस्या आई है, यह भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अब हुआ क्या, अब जानिए बंटवारा। एक मान लीजिए गैया है, अब रुपया का आविष्कार हुआ नहीं है कि रुपया लगा दीजिए तो आधा रुपया उसको दे देगा। अब एक गैया है, यदि उसको आप काट कर अगर बांटते हैं तो क्या गैया का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। चाहे बकरी रहेगा तो उसका अस्तित्व रहेगा नहीं, तो समाप्त हो जाएगा, उसका मूल्य ही नहीं रहेगा। तो जिस समय रुपया नहीं था, कल्पना कीजिए अगर एक ही जानवर है, एक ही गाय है, एक ही भैंस है, 2 भाई है, अगर बंटवारा करना है तो बंटवारा करना तो बड़ी मुश्किल हो जाता था। मुश्किल नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाता था। अब कैसे उसको बांटे, तो उसको आधा तो हम कर नहीं सकते हैं, गेहूं चनाव और अन्य वस्तु को तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यही सब समस्या आएगा तो हम वो सब पढ़ेंगे। तब उसमें मुद्रा का आविष्कार हुआ। जब यह सब समस्या हुआ तब हम कागज से क्या बनाए, रुपया बनाए। तब देखिए, जब देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है, यह बात आप जान रहे हैं। आपको जब कष्ट होगा तो जरूर आप कोई ना कोई आविष्कार कीजिएगा, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा की तरह चल जाना है। और क्या करेंगे, जब भी किसी को जरूरत होता है, जब भी किसी को कठिनाई होता है, कुछ ना कुछ विकास होता है। तो यहां हम समझेंगे मौद्रिक विकास, मुद्रा का विकास प्रणाली कब कैसे आया।
इसके कठिनाई को दूर करने के लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली को दूर करने के लिए। तो हम एक बार पढ़ के भी सुना देते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगर इतना नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिखिएगा, जब मुद्रा का, रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था। अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मुद्रा लिख देने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे, आदान प्रदान करते थे, विनिमय करते थे, उसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। इसी को कठिनाई के दूर करने के लिए मौद्रिक प्रणाली आया, यानी रुपया का आविष्कार हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली को लोगों को अनेक तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता था, अतः लोगों को मुद्रा से आवश्यकताओं एवं सेवाओं को विनिमय करना शुरू कर दिया, उसे मौद्रिक प्रणाली करें। मतलब कि जो मुद्रा से खरीद बिक्री करना शुरू कर दिया तो वह वस्तु आदमी को बहुत ही, अभी हम आपको उदाहरण बताए थे दो भाई के, अनाजी के उदाहरण लीजिए ना। मान लीजिए आपके पास प्याज है और किसी के पास टमाटर है। अब आपको जब जरूरत है टमाटर का और उसको जरूरत है भिंडी का, तो क्या आलू और प्याज को बदली होगा? नहीं, कहेगा आलू प्याज दीजिएगा, भले आपका जरूरत पूरा हो जाएगा, मेरा जरूरत पूरा नहीं होगा, तो आपको हम क्यों दो? वह तो आप खोजते रहेगा भिंडी किसके पास है। तो यह सब समस्या होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन मुद्रा आने से अपना सामान बेच दीजिए, आराम से आप किसी के भी पास सामान है तो आ खरीद लीजिए, समझ गए। इससे आने से मनुष्य की बहुत ही आसान हो गया। आगे भी देखिएगा, उससे भी नहीं हुआ तो देखिए रुपया कहीं ले जाते थे तो बीच में चोर डकैत आपको छीन भी लेता था, तो बैंकिंग प्रणाली शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? बैंकिंग प्रणाली। देखिए यह एक तरह का चेक है, आप एक कागज का नोट है, ये छीन भी लेगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ जिसको आपको देना है यहाँ नाम लिख दीजिए, जैसे मैं अपना ही नाम लिख देते हैं देवन कुमार। अब इसमें कितना लाख रुपया हमको देना है आपको यहाँ लिख दीजिएगा 10 लाख, समझिए, ढाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, समझ गए। 10 लाख लिख दिए, यहाँ भी 10 लाख लिख दिए, यहाँ शब्द में लिखना था 10 लाख लिखकर आराम से यहाँ आप साइन कर दीजिएगा और देख चल जाइएगा, बैंक में जाकर दीजिएगा तो बैंक में उसका रुपया जमा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई छीन छोड़ की व्यवस्था होगा? नहीं होगा। इसलिए यह बैंकिंग प्रणाली आया। अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफी कठिनाई होता था, जिसके कारण बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय क्रिया की संपादन होने लगा। इस प्रणाली को बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। तो इस चेक के माध्यम से आप बहुत दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो आपको बस एक कागज है, कोई आपको छीनेगा नहीं, ना ही लूट डकैती होगा, समझ गए। उसके बाद इस सुविधा से भी लोग संतुष्ट नहीं हुआ, तो इससे भी अच्छा सुविधा आ गया कोर बैंकिंग प्रणाली। बहुत सुंदर प्रणाली है। अब इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाता में आराम से पैसा भेज सकते हैं, जिसको नेट बैंकिंग भी आप कहते हैं। अभी तो देखते हैं सब्जी वाला भी पैसा आप मोबाइल से दे सकते हैं, समझ गए। इसी को हम आप कहते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे जगह स्थित या दूसरे व्यक्ति की दूर स्थित, हाँ ठीक है, यह भी ठीक है, दूर स्थित मतलब बहुत दूर स्थित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा को ट्रांसफर करना यानी भेजना ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं या नेट बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यह सब आप लोग अवगत हैं। आगे डेबिट कार्ड उसके बाद आया, तो वैसा बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंकों के केंद्र से बैंक में जमा राशि का उपयोग करना या पैसा निकालने की सुविधा को डेबिट कार्ड कहते हैं। एटीएम कार्ड को प्लास्टिक कार्ड भी कहा जाता है। आप यहां से बिहार बोर्ड कई बार पूछा गया है, एटीएम कार्ड को प्लास्टिक कार्ड किसे कहा जाता है? एटीएम कार्ड को कहा जाता है, समझ गए। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यह सब होता है। डेबिट कार्ड कहते हैं, इसको डेबिट कार्ड भी कह सकते हैं, समझ गए। प्लास्टिक कार्ड को क्या कहेंगे? डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड कहेंगे। क्रेडिट कार्ड एक तरह का फिर आया। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इस प्रकार का होता है, ये एटीएम कार्ड है, समझ गए। तो यह क्रेडिट कार्ड क्या होता है? बैंक यह सबको नहीं मिलता है, जो नौकरी करता है
उसको मिलता है, जिसके बैंक में ज्यादा पैसा रहता है उसको देता है। इसलिए देता है कि यदि बैंक में आपको रुपया नहीं भी है ने तो आप 50,000 1,00,000 उसमें ट्रांजैक्शन देता है, 50,000 1,00,000 2,00,000 तक का आप क्रय कर सकते हैं और इतना दिन के अंदर आप देते हैं तो कोई ब्याज आपको नहीं लिया जाएगा। यही एक क्रेडिट कार्ड है, यह आप समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। यह आपके टॉपिक में दिया गया है। आर्थिक विकास का क्या क्या माप है और उसका सूचकांक क्या होता है वह सब दिखेंगे। आर्थिक विकास जो हम लोग पढ़े हैं उसका कैसे हम लोग नापेंगे, तौलेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम आपको शुरू में ही बताए थे राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग बताएंगे। नेशनल इनकम क्या है तो आपको देखने के यहाँ मिल जा रहा है। इस सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन समझिए, VVI सवाल है। यह सब बहुत सुंदर से आप लिखिए और पढ़िए। यहाँ क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। हम आपको पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, किसी देश के एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन हुआ वस्तु और सेवाएं दोनों को मौद्रिक मूल्य जो रुपया में मूल्य होता है उसी सबको योग को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए। जिस देश की राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह विकसित कहलाएगा। भैया देश की राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगा तो समझिए वह देश विकसित होता है, देश की राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाएगा यानी गरीब देश कहलाएगा। यह बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एस लिख के कमेंट में जरूर भेजिए। आगे आइए, हम लोग यह भी पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय। हम जो भी बता रहे हैं पर कैपिटल इनकम, यह बहुत सुंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। समझ गए। यहाँ पूरा किताब का निचोड़ लाया है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप जाकर देखेंगे तो सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। हम आपको 80 से 90% क्वेश्चन जो हम इसी से गारंटी लेता हूं कि आएगा, लेकिन आपको बनाना है 50% क्वेश्चन। तो कितना आसान है, टॉप करना कोई विशेष है नहीं है। आपको 80 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। आपको बनाना है आधा यानी 5 क्वेश्चन। तो कोई चीज पढ़ने की जरूरी है नहीं, पढ़ने की जरूरी है। आप पढ़िए पहले पर कैपिटल इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल जो आता है वह प्रति व्यक्ति आय, अर्थात हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। यानी हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख दे रहे हैं आपको। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर आप लिखिएगा कि देखिए यहां लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय देश की आय, राष्ट्रीय आय कैपिटल इनकम, राष्ट्रीय आय और क्या होता है प्रति व्यक्ति कुल जनसंख्या, सॉरी बच्चों, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। अगर राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो क्या होगा, आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। वह भी हम पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय निकालने में हमको कितना कठिनाई होता है वह भी हम लोग देखेंगे। समझ गए। तो अब कुछ महत्वपूर्ण है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है, फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे क्योंकि यह इकोनॉमिक्स है, आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। जैसे CBS कोर बैंकिंग सिस्टम याद करेंगे, NDS नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ED इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, NI नेशनल इनकम, PCI पर कैपिटल इनकम, या जिसको राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, इसको हिंदी में याद रखेंगे यह सब। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए HDI यहाँ ई देखिए इंडेक्स यहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ रिपोर्ट लिखल है इंडेक्स, इंडेक्स आप यहाँ लिखेंगे इंडेक्स। समझ गए, यह ठीक है। HDI HDR दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, समझ गए, यह पूछा भी गया है, यह VVI दे देते हैं, ठीक है। GDI ग्रॉस ओब्लिक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। देखिए HPI ह्यूमन प्रॉपर्टी इंडेक्स, CSO
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए, NHDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। यह सुंदर से 15 है, आप बहुत सुंदर से एक दो बार लिखेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक। हम लोग सूचकांक पढ़ेंगे, अब चैप्टर अंतिम ही होगा, थोड़ा सा और चैप्टर है, यह भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पूछेगा मानव विकास सूचकांक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा था, तो हम कहेंगे यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, अभी हम बताए थे UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका हिंदी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना में लोगों को शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय पर करती है। अब कहेगा UNDP क्या है, यानी यह UNDP नहीं, आपको कहेगा UNDP क्या है तो भी आप समझ सकते हैं। कहिएगा कि कोई भी देश के, विभिन्न देश मतलब कोई भी देश के लोगों की कौन सी में UNDP क्या तुलना करता है, उसका शैक्षणिक पढ़ा लिखा कितना है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है और उसका प्रति व्यक्ति आय क्या है, PCI क्या है, उसके आधार पर यह जो है मानव विकास सूचकांक का निर्माण होता है। मानव विकास सूचकांक क्या है तो कहिएगा क्या कहिएगा UNDP के द्वारा। ये पूरा याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, लेकिन याद कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। UNDP के द्वारा किसी भी देश की तुलना शैक्षणिक, उसकी स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर उसको कोई रिपोर्ट निकाला जाता है, उसी को हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। समझ गए? तो आगे आइए, जहां तक कि मानव विकास सूचकांक HDI का प्रश्न है तो इसको 3 सूचक है। कौन कौन सूचक है यहाँ पर है ना, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। तो वही है जीवन आशा, शिक्षा की प्राप्ति और जीवन स्तर, यही तीनों चीज है। इसी का दूसरा रूप यहाँ लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग समझ गए होंगे बहुत सुंदर से। मानव विकास रिपोर्ट क्या है तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या को शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास का निर्धारण करना है। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जो खास करके निर्धरता को दर्शाने के लिए भूमिका निभाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, किसी भी देश में कितना गरीबी है, कितना निर्धनता है, उसको दर्शाने के लिए यह मानव विकास रिपोर्ट निकाला जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 की दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लागू किया था। यह याद रखेंगे, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था तो 2002 अप्रैल 2002 में। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इतना बात तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। आधारित संरचना पर प्रकाश डालें। अब हम लोग आधारित संरचना पर प्रकाश डालेंगे, बहुत सुंदर से देखेंगे आधारित संरचना होता क्या है, और बहुत जल्द आपका यह चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। बहुत कम समय में आपका यह पूरी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। आपका पूरी तरह से सिलेबस समाप्त हो जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, संभावित क्वेश्चन सब लाएंगे। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो कुछ छूटेगा ही नहीं। हम तो सब संभावित क्वेश्चन ही बता रहे हैं, क्या है इससे ज्यादा छूटेगा? हम तो आपको गारंटी ले रहे हैं 80% से आएगा, आपको बनाना है 50%। लेकिन तब पर भी हम लोग लाएंगे, सीरीज लाएंगे, क्योंकि रिवाइज तो होना चाहिए। आगे आइए, आधारित संरचना पर प्रकाश डाले तो बहुत सुंदर से लिख देते हैं। आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। आधारित संरचना होता है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है
उसको हम कहते हैं आधारित संरचना। मूलभूत, देखिए आधारित संरचना का मतलब सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। जैसे कि बिजली बिना आप रह सकते हैं, परिवहन में रह सकते नहीं, यह सब मूलभूत संरचना है, मूलभूत आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एकदम होगा, जब आधारित संरचना नहीं है तो आर्थिक विकास होगा नहीं, हो पाएगा। तो जिस देश में आधारित संरचना रहता, जितना अधिक विकसित होगा देश का उतना ही अधिक विकास विकसित होगा। समझ गए, आधारित संरचना अगर मजबूत है तो आप वह देश विकसित ही होगा, जरूर विकसित होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। बिहार जो है पिछड़ापन क्यों है, बिहार क्यों गरीब गरीब होते जा रहा है, यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण में लिखिएगा, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है तो क्या यह पिछड़ा नहीं होगा, जरूर पिछड़ा होगा। इसी पिछड़ा का मुख्य कारण है जनसंख्या का वृद्धि करना। आप मान लीजिए 5 बेटा है तो आपको खिला पिला कर तो उसको 20 वर्ष तक तो पोसना होगा। जैसे पोसिएगा और वो बड़ा हो जाएगा, वो तुरंत शादी करके अलग हो जाएगा, तो क्या वो आपको जो सोच रहे हैं कि 4 बेटा है तो चारों कमा के देगा, ये संभव है? नहीं संभव है। 20 वर्ष तक तो उसको लाखों रुपया खर्चा करना होगा, उसको पढ़ाई में, खाना पीना में, बहुत कुछ करने में। तो आप अमीरी से नहीं निकल सकते, अब गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जनसंख्या, इसीलिए कहा जाता है हम दो हमारे दो ठीक रहता है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या के कारण विकास को साधन कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या का भरण पोषण मुश्किल होता जा रहा है, यह कारण है पिछड़ापन का। आधारित संरचना का अभाव, आधारित संरचना किसी देश की रीढ़ माना जाता है, अभी बताया है। तो राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, यह सब आधारित संरचना है जिसके कारण यहाँ पिछड़ा है, लिख सकते हैं। कृषि पर निर्भरता, यहाँ बिहार की अधिकांश जनता, आप हम पढ़ाए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, कृषि पर निर्भर करता है, तो ये होगा ही। बिहार में कोई उद्योग नहीं है, बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होता है, बढ़िया से वैज्ञानिक तरह से कृषि भी नहीं होता है, जिसके कारण बिहार पिछड़ापन है। बाढ़ और सुखाड़ में अति क्षति, देखिए उत्तर बिहार में बाढ़ आता है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पिछड़ापन है। प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ से बिहार में लाखों करोड़ों संपत्ति को बर्बाद हो जाती है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए हुए जल का बाढ़ आती है। ठीक है, जान रहे हैं। देखिए औद्योगिक पिछड़ापन, किसी भी देश के राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखाई ही नहीं है, कुछ ही दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियंत्रित संस्थान सभी झारखंड चले गए हैं। झारखंड जब 2000 में अलग हुआ था तो सब झारखंड चले गए हैं। ये तो कह सकते हैं इस कारण बिहार की कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य हो गई है, नहीं के मात्र हो गया है। यही सब पिछड़ापन के कारण है। 5 कम से कम याद रखेंगे। इतना बड़ा है तो आप बड़ा नहीं सोचिए, आप समझिए कि 5 कम से कम छोटा छोटा लिख सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे गरीबी, बिहार में ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीब का मार काफी भार काफी अधिक है, गरीब जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, भार ही ठीक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आधे से भी कम है। देखिए प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है, देश की आय से बहुत कम है, जिसके चलते बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है। ठीक है, खराब विधि व्यवस्था, यहाँ विधि व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है। देखिएगा तो कोई लड़ रहा है तो लड़ते रहता है, मार धार आपस में बहुत होते रहता है, जिसके कारण यहाँ पिछड़ापन है। बिहार, किसी भी देश या राज्य की शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होता है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं कर पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार की पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बना है। एक क्या बना है? महत्वपूर्ण कारण बना है। यह बात याद रखेंगे, समझ रहे हैं? बहुत सुंदर से। और यह भी लिख सकते हैं अंतिम में, कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ जानते हैं ना ही पुलिस है ना ही प्रशासन ठीक है, इसके कारण यहाँ ज्यादा राजनीतिक होते रहता है, ना ही ईमानदारी नहीं, यानी भ्रष्ट
समझिए यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण यहाँ जो है निर्धनता है, जिसके कारण यह बिहार पिछड़ा है। इतना बात आप लिख सकते हैं। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसे हो गए हैं जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार अनेक उदाहरण सामने आते रहते हैं। देखते हैं कितना लोग जेल जाते रहते हैं। इतना बात याद रखें। आगे बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का, जब बिहार पिछड़ापन है भी है, यदि परिवर्तन करने के अधिकार दे दिया जाए तो आप इसको दूर कैसे कर सकते हैं, यह आप बताइए। तो आप आसानी से लिखते हैं, बिहार को पिछड़ेपन दूर करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ऐसा लिख के आप क्वेश्चन लिखिएगा, आज 4-5 उपाय लिख दीजिएगा। पहला लिखिएगा, कृषि में तेजी का विकास करेंगे। कृषि में कैसे विकास हो, इसके लिए हम लोग तेजी लाएंगे। तो चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और अभी भी 68% आबादी कृषि पर निर्भर करता था, कृषि का आधुनिकीकरण अति आवश्यक। कृषि को वैज्ञानिक तरीका से कृषि कराना यहाँ बहुत जरूरी है, ताकि पिछड़ेपन से बिहार उभर सके। ठीक है। जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। जो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है उस पर हम लोग नियम बनाकर, रोक लगाकर बिहार को पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। बिहार में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए और सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार की कार्यक्रम को रोक कम किया जाए, सर नियंत्रण लागू किया जाए। समझ गए? तो इतना बात आप याद रखेंगे। तो बाढ़ एवं सुखाड़ पर अगर नियंत्रण ला लीजिएगा तो भी बिहार में पिछड़ापन दूर हो सकता है। कोसी जैसे प्रलयकारी, कोसी को बिहार में का शोक कहा जाता है, जो कि नेपाल से होकर आती है, और यह नदी मुहाना मोड़कर सुखाड़ वाले क्षेत्रों में कर दिया जाना चाहिए, जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों में सहायक होगा। तो बिहार अपने आप पिछड़ेपन से दूर हो जाएगा। तो आधारित संरचना का विकास करेंगे, जैसे आधारित संरचना मूलभूत आवश्यकता जैसे बिजली पानी की सुविधा करेंगे तो भी बिहार विकसित हो जाएगा। उद्योगों का विकास करेंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद सारा उद्योग वहां चल गया, अगर यहाँ पुनः जर्जर स्थिति में जो उद्योग है वह सब उद्योग लगा सकते हैं। जैसे चीनी उद्योग भी अभी जर्जर हो गया था, तो उसको भी पुनः शुरू करके बिहार में पिछड़ापन को दूर कर सकते हैं। गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम करेंगे। बिहार में गरीबी की सबसे अधिक कुप्रभाव है, सभी गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, जैसे सरकार कर रही है। शांति व्यवस्था की स्थापना किया जाए। बिहार में शांति का माहौल स्थापित करने के लिए व्यापारियों में विश्वास जगाया जाए, ताकि आर्थिक विकास की गति तेजी से हो सके। यह सब करके आप बिहार में विकास कर सकते हैं, यानी पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। इसमें से 5 टॉपिक जरूर याद रखेंगे। ठीक है। देश में आर्थिक विकास में विकास की बिहार की क्या भूमिका है, अब हम लोग अंतिम सवाल पढ़ेंगे। देश के विकास में बिहार की क्या भूमिका है, देश के आर्थिक विकास में, यानी कहेंगे राष्ट्रीय आय में देश की आर्थिक विकास में बिहार की कुछ भूमिका है, क्या योगदान है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। इतना हम लिख दिए हैं, लेकिन आप छोटा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझिए, भौगोलिक क्षेत्र अथवा जनसंख्या दोनों ही बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्वपूर्ण रखता है। चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण रखिए, चाहे भौगोलिक क्षेत्र रखिए, या जनसंख्या भी बिहार में घनी है, बहुत ज्यादा है। तो यह बिहार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए कहा जाता है, यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना जरूरी है। यदि भारत पूरे देश का विकास चाहिए तो बिहार का विकास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना पहले जरूरी है। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास की मापदंड को स्थापित करने की बात हो, अब बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने क्या कहा था जानते हैं? विश्व के संदर्भ में कहा गया था कि गरीबी कैंसर के रोग की तरह है। गरीबी क्या है? कैंसर की रोग की तरह है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, मतलब जहर बना देता है,
कैंसर का इलाज लाइलाज है, अभी आप जान रहे प्यारे बच्चों। अब तो कुछ इलाज आने लगा है, लेकिन शरीर के किसी भाग में यदि कैंसर हो गया तो पूरे शरीर को जहर फैला देता है, वह आदमी को मौत भी हो सकता है। उसी प्रकार से यह कुजनेट जो है एक अर्थशास्त्री है, ये कहता है यदि बिहार या किसी भी क्षेत्र का यदि विकास रुक गया है तो वह पूरे देश के पूरे विश्व के विकास में बाधा डाल सकता है। उसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक उसी प्रकार किसी एक भाग के गरीबी पूरे विश्व के संपन्नता के लिए घातक हो सकता है। अगर मान लीजिए बिहार अगर गरीब रहेगा, अगर बिहार यदि कमजोर रहेगा, बिहार यदि पिछड़ापन रहेगा तो पूरे राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। उसी तरह बिहार के पिछड़ेपन और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास और समृद्धि का कल्पना नहीं कर सकते। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरा भूमि है, मतलब बहुत सुंदर भूमि है, यहाँ बहुत उर्वरा शक्ति है जिस पर फसल उगाया जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अनवरत जल प्रभाव होती रहती है। हिमालय से जो नदियां निकलती है वो 12 नदियां होती है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिहार की नदियां को परस्पर जोड़कर जल संसाधन का उपयोग करने की योजना लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिण बिहार की सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना बात आप लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। इसमें से आप छांट कर अपना से नोट बनाने की कोशिश कीजिए। जो लंबा क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसको 2 बार 4 बार पढ़िए और जो आपको दिमाग में समझ में आता है उतना आप लिखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, बस हो जाएगा। अब हम बार बार हम आपको छोटा करके लिख कर बताते रहें तो यह वीडियो तो 4 घंटा का हो जाएगा, तो फिर तो आपका फालतू में समय बर्बाद होगा। आप अपना से याद करने की कोशिश कीजिए। बिहार में दक्ष मानव संसाधन की कमी नहीं है, न केवल वर्तमान प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विकास की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ से के कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास की फलीभूत बनाया है। यहाँ के सभी राज्य भी, यह सब याद नहीं रहेगा तो चलेगा, आप उतना भी लिख देंगे जो कि सरल भाषा में है तो काफी है। और यह अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। बहुत सुंदर से यह पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार सारा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।